Assalamu alaikum students. Today we will talk about defensive programming. Defensive programming एक ऐसा प्रोग्रामिंग डिज़ाइन है कि जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा डिज़ाइन लिखें जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को बहुत एलिगेंट वे के अंदर हैंडल कर सके सो दैट के हमारे प्रोग्राम के अंदर आने वाले जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं और उसके अंदर बग्स की तादाद कम से कम हो जाए। अब हमारे पास जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, दिस इज यूजुअली अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। और क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर जो सर्वर है दैट will always interacts with the client in a very facilitating mode. Means a server performs its functionality upon the request of a client. When a client sends a request for some kind of actions, तो उसके अगेंस्ट सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। और सर्वर की जो क्लास होती है जब हम उसको कोड कर रहे होते हैं, वहां पर हम एज ए प्रोग्रामर दो एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि वी कैन अज्यूम दैट क्लाइंट ऑब्जेक्ट विल नो what they are doing and will request the services only in a very sensible and a well defined way. और दूसरी तरफ हम ये कर सकते हैं कि server object जो है it will operate in a very problematic environment where all the responsibilities is at the end of the server. Whatever the request is sent to the server side, it is first validated at the server end. So all the possible steps must be taken by the server before processing any of the client's request. और अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो हम ये गौर करेंगे कि ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। यानी एक तरफ तो हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर के ऊपर डाल रहे हैं, ये कहते हुए कि जी सर्वर जो है वो तमाम एक्शंस को परफॉर्म करने से पहले इंश्योर करेगा कि जो क्लाइंट की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आएगी उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने सर्वर के ऊपर एक अनड्यू बर्डन जो है वो डाल दिया। और दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि हमने सिस्टम को बिल्कुल ही वल्नरेबल कर दिया है विद द फीलिंग कि हमारा क्लाइंट बहुत ही सेंसिबल है and it will never send you any unauthorized or insensible kind of request. So these are the two extreme views. But practically, we are somewhere in between. So some of the functionality is to be done by the server and some of the functionality is to be done by the client. अगर इन दोनों चीजों को देखें तो दरमियान में एक तीसरी चीज है जिसको हमें लाजमी कंसीडर करना है, वो ये है कि in of course there is a possibility that an intentionally hostile client who is trying to break or find the weaknesses in the server, he will always remain in an attempt to attack your server. तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है. So in terms of defensive programming, what questions that we need to address? So there are different views. One is that how much checking should a server method perform on the client request? तो जब हम सर्वर की बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट जो है वो आपको सेंड करेगा किसी भी मेथड के इन्वोकेशन के लिए, उस केस में सर्वर अपने मेथड के अंदर किस किस्म के चेक्स परफॉर्म करेगा. The second question that needs to be discussed is how should a server report error to its client? नोटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं.
फिर हम इनको देखते हैं कि क्या इनमें से कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ऊपर हम एक प्रॉपर वे में किसी भी तरह के क्लाइंट को नोटिफाई कर सकें। फिर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ अ क्लाइंट एंटिसिपेट्स फेलियर, और फेलियर किसका, द रिक्वेस्ट दैट हैज बीन सेंट टू द सर्वर, और वो फेल हो गई है तो उसके अगेंस्ट अब आपका जो क्लाइंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और एक है कि उस फेलियर को एंटिसिपेट करना, और दूसरा है कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। एंटिसिपेशन कि फेलियर हो सकता है और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, और वो रिस्पॉन्ड के नतीजे में आया कि हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को उस पॉइंट से रिज्यूम कर पाएंगे जहां पर कोई फेलियर हो रहा है, या प्रोग्राम का सेफ एग्जिट कर देंगे। अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने लिखी हैं, हमने कोई इस किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया, लाइक जितनी चीजें हम पहले भी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने प्रोग्राम को ज़्यादा सिक्योर करना है तो हमें किस किस्म के चेक्स लगाने की ज़रूरत है। फिर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि पैरामीटर चेकिंग, और इस चेकिंग को भी हमने देखना है कि ये किस तरीके से लगेगी। सो पैरामीटर चेकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पैरामीटर्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं। पैरामीटर्स का इस्तेमाल हम किसी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के अंदर कर सकते हैं जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करें। सिमिलरली हम पैरामीटर्स पास करते हैं जब किसी मेथड को हम किसी एक्सटर्नल वैल्यूज पे कॉल करेंगे और उसके अगेंस्ट वो मेथड हमें कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स को प्रॉपरली चेक नहीं किया और इनवैलिड पैरामीटर्स के ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कर दी है, तो इट मींस कि अब आपका प्रोग्राम थ्रू आउट एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट हो। एंड सेकेंडली, अगर आपने किसी मेथड को कुछ इनवैलिड पैरामीटर्स पास किए हैं जिसके नतीजे में इफ देयर इज नॉट प्रॉपर पैरामीटर चेकिंग, उसके नतीजे में आपका मेथड एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा दैट में लीड्स यू सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामीटर चेकिंग इन द कंस्ट्रक्टर। देखिए हम कंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर आप एक सिंपल इफ कंडीशन लगा के पैरामीटर्स को वैलिडेट करते हैं तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि हम उस इफ कंडीशन के बाद एक इंटीमेशन दे सकते हैं कि जी आपकी वैल्यूज करेक्ट नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर आपका फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने कहीं पर उस मेथड को, उस कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं किया और आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इन पैरामीटर्स को अब बाहर जहां से ये पैरामीटर पास हो रहे हैं वहां पे चेक करें तो हमने बेसिकली सिस्टम को ओपन छोड़ा हुआ है क्लाइंट के लिए कि वो पैरामीटर्स को प्रॉपरली पास करके हमें सेंड करता है कि नहीं करता। सो इट्स वेरी वाइटल that a server object knows whether it can trust the parameter values to be valid or whether it needs to check their validity for itself. So parameter checking is very significant. अब बात आती है कि सर्वर की हम बात कर रहे हैं कि इन केस के हमने सर्वर एंड पे कुछ वैल्यूज भेजी हैं और वो वैल्यूज करेक्ट नहीं है, तो हाउ सर्वर विल रिपोर्ट एरर।
बात हमने पहले भी की है अभी कि कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है कि सर्वर ने रिस्पॉन्ड कैसा करना है। सो सर्वर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम परफॉर्मिंग सम इलीगल ऑपरेशंस और प्रोटेक्ट इट from the some bad parameter values, we should write code in such a way that we can avoid such error situation from arising at the first place. Furthermore, it is often the case that incorrect parameter values are the result of some of the programming error in the client that supplies them. जो बात मैंने भी पहले की है आपसे कि अगर क्लाइंट की साइड से आपको कुछ बैड वैल्यूज मिली हैं और उसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो नतीजतन आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो फर्दर एग्जीक्यूशन है वो ठीक नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट पे डाल दें, सर्वर को हम इस काबिल करेंगे कि वो कुछ अपने एंड के ऊपर कुछ एफर्ट कर सके और इंडिकेट कर सके उन एरर्स को जो कि किसी कॉल के नतीजे में जनरेट हो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम जो जनरेट होगी, इसके केस में हम नोटिफाई करेंगे क्लाइंट को और फिर हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट की जो नेचर है या क्लाइंट की जो टाइप्स हैं वो भी मुख्तलिफ। मसलन सर्वर ने के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सर्वर इस चीज को रियलाइज कर पा रहा है कि जो इन केस ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज उसने कुछ इनवैलिड वैल्यूज रिसीव की हैं, तो now it will indicate some errors. So now the next step is to notify the user about the error. Straight away we can print an error message, जो यूजुअली हम करते आ रहे हैं कि हम एक इफ कंडीशन के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। लेकिन इस प्रिंट मैसेज के साथ भी फिर दो चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस कि जो प्रोग्राम, ये जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के अंदर है उसको इस्तेमाल करने वाला कोई ह्यूमन बीइंग है, या दूसरे केसेस में जो ह्यूमन बीइंग है it is the operator but it don't have the facility to respond that message. For example, पहले केस में हम ये कहते हैं कि if the user is human being, तो we have indicated some message, उस मैसेज को वो ह्यूमन बीइंग जो है एज ए यूजर उस मैसेज को वो देखेगा और उसके अगेंस्ट व्हाट एक्शन ही और शी विल परफॉर्म। मैसेज को मैं जस्ट ओके प्रेस कर देता हूँ एंड व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की अप्रोच देयर इज दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच, उसके बाद होगा, बट हमने अपने यूजर को नोटिफाई कर दिया। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग हैं, यानी पहले केस में हमने एरर मैसेज दिया और यूजर ने उसको ओके कर दिया, दैट्स ऑल, और उसके अगेंस्ट जो भी कोर्स ऑफ एक्शन थे वो परफॉर्म कर दिया। अब सिस्टम एक डायरेक्शन में फिर चलना शुरू हो गया, इधर वो दोबारा से इनपुट रिक्वेस्ट करता है या वो टर्मिनेट हो जाता है सेफली, व्हाटएवर द केस इज। अगर आपका यूजर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो आपका एरर मैसेज सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा और वो हमेशा अननोटिस्ड रहेगा। और इवन in some cases there are human beings that can see an error message but they are not in a position to do something because maybe का system जो है वो human being तो प्रोड्यूस करता है बट उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड कर सके।
but he can only view that message. So these are the different scenarios. And one other aspect is जब हम यूजर को नोटिफाई करते हैं तो मैसेज की जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपका यूजर अंडरस्टैंड कर ले द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, बजाय इसके कि हम कुछ नोटिफिकेशन ऐसा करें जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और instead of getting the advantages, he or she is becoming annoying of that message because they are unable to respond. So in general, कुछ केसेस के अलावा यूजर को सिंपली नोटिफाई करना is not a general solution for the problems. अब हम कहते हैं कि क्लाइंट की नोटिफिकेशन के लिए दो और तरीके क्या हो सकते हैं. टेक्स्ट मैसेज is not sufficient in most of the cases. तो दो तरीके हम कर सकते हैं. एक नॉन वॉइड रिटर्न टाइप, फॉर एग्जांपल a boolean return type method may be used so that it will return a value either true or false. So true or false value के ऊपर हमारा सिस्टम भी रिस्पॉन्ड कर सकता है if we have deployed some conditions कि किसी मेथड का जो रिटर्न है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो वी कैन नोटिफाई द क्लाइंट और उसके अगेंस्ट फिर हम रिस्पॉन्स करें रादर देन कि हम एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करें. हाँ, उसके बाद आप टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करते हैं फर्दर बाय नोइंग के जी अब इसका यूजर की नेचर क्या है. बट अगर एक मेथड से दूसरे मेथड के दरमियान कम्युनिकेशन है तो एक मेथड दूसरे मेथड को वाया सम बूलियन वैल्यू ही इंडिकेट कर सकता है कि पिछले मेथड का रिस्पॉन्स कैसा था. और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली और मोस्ट इन प्रैक्टिस है दैट इज throwing an exception if something goes wrong. तो ये बहुत इफेक्टिव वे है कि हम एक एक्सेप्शन थ्रो करवा दें, क्योंकि इन द केस ऑफ मेथड्स विद द नॉन वॉइड रिटर्न टाइप बूलियन, इन सम केसेस हम बूलियन वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर पा रहे होते कि हमारे प्रोग्राम की नेचर ऐसी है. अब हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव प्रोग्रामिंग हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसके अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि अपने प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवा सके और अपने एरर्स को मिनिमाइज कर सके. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कहते हैं कि दैट आवर कोड मस्ट बी अ रोबस्ट कोड. नाउ व्हाट इज रोबस्ट कोड? A robust programming is a style of programming that focuses on handling unexpected termination and unexpected actions. It requires code to handle these terminations and actions gracefully by displaying accurate and unambiguous error messages. तो जो पिछली मैंने भी बात की है कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम ग्रेसफुली मींस अगर आप एक्सेप्शंस थ्रो करवाते हैं और उस एक्सेप्शंस को हम प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही ग्रेसफुली एग्जिट कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर किसी मेथड के थ्रू हम कुछ ऐसी रिटर्न वैल्यूज भेजते हैं जिसके थ्रू बहुत इफेक्टिवली अंडरस्टैंड किया जा सके कि द method is successfully executed or not, it will also allow you to exit your program in a very decent way. So robust code के अंदर we are actually focusing on कि कोई भी unexpected situation
जो हमें जनरेट होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हम उस सिचुएशन को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर लें। क्योंकि हम अपने इस पूरे कोर्स के अंदर जावा के साथ डील कर रहे हैं, तो जावा के अंदर रोबस्टनेस क्या है? जावा by default is a very robust language. Robustness is the capacity of a computer system to handle the error during execution and manages the incorrect input data. अब हम कहते हैं Java is robust because it utilizes strong memory management. अब Java के अंदर pointers नहीं है, और pointers के जहाँ पे हमें बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ पे हमें जो सिक्योरिटी का एक कंसर्न हमेशा पॉइंटर के साथ रहता है कि अगर पॉइंटर्स आर नॉट एफिशिएंटली हैंडल्स, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर जो इश्यूज हैं लाइक मेमोरी लीकेज के और डैंगलिंग पॉइंटर्स के और इस तरह के कुछ इश्यूज के साथ हमें डील करना पड़ता है। Java robust language है because it automatically provides you the facility of garbage collection at the time of execution of program, and most importantly Java आपको provide करता है type checking mechanism and exception handling. So ये जो सारे features हैं memory management के, garbage collection के और type checking के और exception handling के, all these all together make your programming language more robust. तो हम अब अपने अगले लेक्चर के अंदर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए we will talk about exception handling. तो ये जो एक बेस लाइन है कि डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर नोटिफिकेशन के मैकेनिज्म को, प्रोग्राम की टर्मिनेशन को कि वो प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट हो आपका प्रोग्राम, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के अगेंस्ट एक बहुत ही एलिगेंट वे के अंदर रिस्पॉन्ड कर सके। ये जो सारा फिनोमेना, ये सारी जो बातें हैं, they can easily be managed with the feature of exception handling. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर we will talk about exception handling. So thank you very much.